प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की बही खाता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो पहला चैप्टर है वह है साझेदारी प्रारंभिक। बच्चों, आपने कक्षा 11 में अंतिम खाते अध्याय को काफ़ी मन लगाकर पढ़ा था। अंतिम खाते में हम जिस व्यवसाय का परिणाम निकालते थे, जिसका हम ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाते थे, वह व्यवसाय आपको ध्यान होगा एकाकी व्यवसाय था। अर्थात उस व्यवसाय का स्वामी सिर्फ एक व्यक्ति होता था, है ना। अब हम कक्षा 12 में एक ऐसे व्यवसाय की चर्चा करेंगे जो साझे में चलाया जाता है। अर्थात एक ऐसा व्यवसाय जिसमें मालिकाना हक के तौर पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का हक होता है। कहने का आशय है कि ऐसा व्यवसाय जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके चलाएं, उसके परिणाम को बांटें, तो हम ऐसे व्यवसाय को साझे का व्यवसाय कह सकते हैं। आज हम लोग साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। पहली बात कि साझेदारी वास्तव में कहते किसको हैं। साझेदारी से एक आशय एक ऐसे व्यावसायिक संबंध से है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक व्यक्ति संलग्न होते हैं, तो हम ऐसे व्यावसायिक संबंध को साझेदारी कहते हैं। और ऐसा व्यवसाय वह जो व्यवसाय होगा जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति संलग्न होते हैं, मालिकाना हक होता है उनका, उसको साझे का व्यवसाय कहेंगे। अब जितने लोग उसमें संलग्न रहते हैं, मिलकर चलाते हैं, मालिकाना हक प्राप्त करते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं और सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं। हमने आपको 2-3 बातें बताई, आइए उसको लिख लें। पहली बात हमने बताया कि साझे का व्यवसाय। दूसरी बात साझेदारी। तीसरी बात साझेदार। और चौथी बात फर्म। फर्म 4 बातों की चर्चा हमने अभी की आपसे। एक बार पुनः इसे रिवाइज कर लें। एक ऐसा व्यवसाय जिसको चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की संलग्नता होती है, साझे का व्यवसाय होगा। साझेदारी उनके बीच का जो व्यावसायिक संबंध है उसे हम साझेदारी बोलेंगे। जितने लोग उसमें संलग्न होंगे मालिक के तौर पर, वे व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाएंगे, पार्टनर्स कहे जाएंगे, और सामूहिक रूप से उन्हें हम फर्म का दर्जा देते हैं। ठीक है बच्चों, साझेदारी की विशेषताओं पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी हमने बताया कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि अगर वह एक व्यक्ति होगा तब तो वह एकल व्यवसाय हो जाएगा, जिसको हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 प्राकृतिक व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक 50 होनी चाहिए, 50। दूसरा, साझेदारों के बीच एग्रीमेंट होता है। ये काहे का एग्रीमेंट? आप जानते हैं, जब भी 1 से अधिक व्यक्ति किसी काम में संलग्न होते हैं तो दोनों के बातों में, दोनों के दिमाग में एक ही बात रहे, ऐसा कुछ संभव नहीं है। उसकी सोच कुछ अलग हो सकती है। तो उस व्यवसाय के प्रति क्या दोनों के अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, कौन कौन से नियम लागू होंगे,
ये सारी बातों पर चर्चा करके एक समझौता, एक एग्रीमेंट करते हैं। यह एग्रीमेंट जो है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वह एग्रीमेंट लिखित बना ली जाए तो उसे हम साझेदारी संलेख बोलेंगे। उसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। व्यवसाय वैध होना। हम साझेदारी किसी ऐसे व्यवसाय का नहीं कर सकते जो कानून सम्मत नहीं है। कहने का तात्पर्य, हम साझेदारी में ऐसे ही व्यवसाय को चुनेंगे जो वैध व्यवसाय हो। चौथी बात, ऐसे व्यवसाय का जो दायित्व है वह असीमित होता है। असीमित दायित्व आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आज पुनः इसको डिटेल कर रहा हूँ। जब व्यवसाय में कोई किसी प्रकार का कर्ज आ जाता है तो उस कर्ज को चुकाने के लिए जो साझेदार होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोनों तरीके से जिम्मेदार होते हैं। उनका दायित्व तो उनके व्यक्तिगत भी होती है। अगर व्यवसाय की सारी संपत्तियां बेच करके भी व्यवसाय के दायित्वों की पूर्ति न हो सके तो साझेदार व्यक्तिगत संपत्तियों से उस दायित्व की पूर्ति करते हैं। इसी बात को हम यहाँ वाणिज्यिक भाषा में असीमित दायित्व कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम बच्चों साझेदारी की संलेख पहले भी हमने चर्चा करी है। जब साझेदार व्यवसाय के प्रति जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनके, उसकी चर्चा कर लेते हैं और उसे लिखित स्वरूप प्रदान कर देते हैं, तब हम उस एग्रीमेंट को लिखित समझौता या साझेदारी संलेख कह सकते हैं। कहने का मतलब है, साझेदारी संलेख का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये बात आती है कि निश्चित रूप से वो जो समझौता है वह लिखित रूप में है। ठीक है। तो बच्चों, साझेदारी संलेख में वास्तव में कौन सी बातें लिखी जाती हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे व्यवसाय में फर्म का क्या नाम होगा, हमारे व्यवसाय का क्या नाम होगा, यह लिखेंगे। अर्थात फर्म का नाम दर्ज करेंगे, उसका पता, कौन कौन साझेदार हैं, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं। साझेदारों की पूंजी कितनी लगेगी, पूंजी पर ब्याज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने प्रतिशत की दर से होगा, ये बात उसमें लिखी जाएगी। आहरण की क्या स्थिति होगी, क्या उसकी अधिकतम सीमा या न्यूनतम सीमा होगी, उस पर ब्याज होगा या नहीं होगा। अतिरिक्त कार्य करने वाले साझेदार को कोई वेतन, बोनस, कमीशन आदि दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये सारी बातें चर्चा करके उसमें वर्णित कर दी जाती हैं। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनका वर्णन संलेख में किया जाता है। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस इतनी ही बातों का साझेदारी संलेख में उल्लेख हो। व्यवसाय के स्वभाव के अनुसार साझेदारी संलेख में निश्चित बातों को उल्लेखित कर दिया जाता है, जिसे कि हम साझेदारी संलेख कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि यदि कोई बात साझेदारी संलेख में वर्णित न हो तो क्या होगा। कहने का आशय है कि अगर कहीं किसी संस्था में साझेदारी संलेख का अभाव हो, उस मुद्दे पर कोई नियम न बनाया गया हो, तब कौन सा नियम लागू होगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। पहली बात कि साझेदारों के बीच जो लाभ हानि अनुपात होता है, लाभ विभाजन अनुपात जिसको कहते हैं, अनुपात वो समान होगा। पहली बात, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो निश्चित रूप से
अगर 2 साझेदार हैं तो आधा आधा बांटेंगे, 1/2 1/2। 3 है 1/3 1/3। 4 है तो हर साझेदार चौथाई हिस्से का मालिक होगा, यह माना जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, साझेदारों के ऋण पर, साझेदारों के ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक होगा। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और ऋण पर ब्याज की चर्चा उस समय नहीं किया, तो वर्ष खत्म होने पर जब खाते तैयार किए जाएंगे तो उस पर ब्याज जो है 6% वार्षिक गणना करी जाएगी। यह रूल है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऐसा किया जाएगा। इन दोनों को छोड़ करके अन्य कोई भी बात लागू नहीं होगी। जैसे अगर कोई साझेदार कहता है कि भाई हमने समय ज़्यादा दिया है, हमें एक वेतन मिलना चाहिए, हमें एक बोनस मिलना चाहिए, या और कोई चीज़ की डिमांड रखता है, तो देखा यह जाएगा कि उसकी डिमांड का वर्णन क्या साझेदारी संलेख में है। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ प्रारंभिक बातों की चर्चा करी है। आइए हम उसे रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि कक्षा 12 के प्रथम अध्याय साझेदारी प्रारंभिक में आखिर साझेदारी है क्या। साझे का व्यवसाय हम लोगों ने जाना कि साझे का व्यवसाय क्या होता है। साझेदारी एक संबंध है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जितने लोग मिलकर के इस व्यापार को करते हैं उसे व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं, समूह के रूप में वे फर्म कहलाते हैं। इसकी भी चर्चा हुई थी, आपको याद होगा। फिर हमने विशेषताओं की चर्चा करी थी कि साझेदारी की पहली विशेषता कि उसकी संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो। दूसरी विशेषता, उन सभी साझेदारों के बीच एक समझौता होना चाहिए। समझौता मौखिक हो या फिर लिखित हो, इस पर कोई अनिवार्यता नहीं है। लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। व्यवसाय वैध होना चाहिए और साझेदारी जो स्वरूप है इसमें साझेदारों का जो दायित्व होता है वह असीमित होता है, यह हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साझेदारी संलेख क्या होती है। यानी जो समझौता हुआ है, जो करार हुआ है, उसे हम लिखित स्वरूप प्रदान कर दें तो वह साझेदारी संलेख हो जाता है। इसमें कुछ बातें लिखी जाती हैं, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, व्यवसाय के प्रति क्या नियम कानून बनेंगे, ये सारी बातों की चर्चा होती है। तो ये सारी बातें इसमें दर्ज करी जाती हैं। इसको भी हम लोगों ने देखा था। अब हमें ये जानना है कि बाय द वे कि अगर साझेदारी संलेख न हो तो कौन से नियम लागू होंगे। तो पहली बात कि साझेदारों के बीच का जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वह इक्वल होगा, समान होगा, बराबर होगा। दूसरा, अगर किसी साझेदार ने ऋण प्रदान किया है तो वह ब्याज का हकदार बनता है। अगर ब्याज की दर का उल्लेख नहीं है पहले से तो उसे 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाए। अन्य कोई भी प्रावधान साझेदारी संलेख के अभाव में लागू नहीं होंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई साझेदार कहता है कि भाई हम समय ज़्यादा देते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा वेतन दिया जाना चाहिए या बोनस हमें मिलना चाहिए, तो ऐसा कोई मांग उसकी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि इन बातों की चर्चा साझेदारी संलेख में नहीं की गई है।
ठीक बच्चों, ये सारी बातें जो हमने आपको आज समझाई हैं, इसका लिखित सामग्री जो है इस वीडियो के अंत में एक लिंक है, PDF लिंक, उसमें दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इसकी लिखित सामग्री देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।